नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। अर्थात हमारे भारत देश में जो अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरा आंदोलन हुआ था, जो कि 1870 से लेकर के 1947 के बीच में हुआ था। इसमें 1870 से लेकर के 1947 के बीच में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे आंदोलन हुए थे, कई क्षेत्रों में आंदोलन हुए थे और इसी बीच में भारत का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं सारे के सारे वीडियो में देखेंगे। वैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही बता देना चाहते हैं कि वीडियो काफी बड़ा होने वाला है और आज के इस चैप्टर में आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का निचोड़ हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। एक एक टॉपिक एक एक जो तो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइएगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया करें और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा एक और चैनल बन चुका है जिसका नाम है दृढ़ संकल्प 2.0, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर आपको डेली की डेली वर्तमान में चल रही गतिविधियों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात हम आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं और सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाते हुए हैं। तो वहां पर अगर आपको करंट अफेयर चाहिए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सभी वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, क्लास 7 की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, हिस्ट्री को और इन चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सभी वीडियोस मिल जाएंगे और आगे जितने भी वीडियो लाए जाएंगे हिस्ट्री पर सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर में हमको कितना क्या मिलता है। ये एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स चला है। एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में हम एनसीईआरटी को स्पेशल तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम कितना और क्या क्या पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, और इसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि पिछले अध्यायों में हम अभी तक निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। हमने ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, आने के बाद में कैसे कैसे उन्होंने हमारे यहाँ की रियासतों पर कब्जा किया, हमारे यहाँ के भू क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ठीक है, और कैसे रियासतों का अधिग्रहण किया, क्या क्या किया। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत। ठीक है, मतलब नए नए कानून किस प्रकार से बनाएंगे, प्रशासनिक संस्थाएं कैसे बनाएंगी, इन सभी की शुरुआत होती है। इसका तीसरा पॉइंट मिलता है किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए थे, हमने इससे पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट मिलता है 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने काम किया था इसको डिस्कस कर। इसके बाद में महिलाओं की स्थिति में से संबंधित वाद विवाद। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार हुए थे, महिलाओं का आंदोलन कैसे चला था, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट मिलता है जाति व्यवस्था को चुनौती। जाति व्यवस्था के विषय में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 उसमें डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक इन सभी चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि जाइएगा और इसके बाद में अवश्य देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। देखिए समाज में धार्मिक सुधार कैसे किए गए थे, जो कि धार्मिक मान्यताएं थी कि सती प्रथा जैसी की है एक और स्त्रियां पढ़ नहीं सकती हैं, ऐसी कुछ मान्यताएं थी जिनकी सुधार की गई थी। अगला पॉइंट मिलता है 1857 का विद्रोह और उसके बाद 1857 का विद्रोह भी हमने डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 6 या 7 का वीडियो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है हस्तकलाओं का पतन और उद्योग का विकास, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी के चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए आज के इस चैप्टर को हम यहां से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक मिलता है राष्ट्रवाद का उदय और इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया रहा है कि 1870 और 1880 के बीच में के दशकों में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किए गए अनेक कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हुआ। क्या हुआ कि अंग्रेज जैसे यहां पर आए थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी मान्यताएं लाई, इन सारी चीजों के विषय में हम पहले डिस्कस कर चुके। ठीक है, अब यहां पर निकल के आता है कि 1870 से लेकर 1880 के बीच में 1857 में यहां पर विद्रोह हुआ था।
विद्रोह होने के बाद में विद्रोह को कुचलने में और पुनः ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापित करने में उनको 2 साल लग गए, अर्थात 1857 से लेकर के 1859 तक उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता को कायम किया। ठीक है, इसके बाद में अब जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुराने नियम थे, उनके आधार पर शासन चलाना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए अंग्रेजों ने नए नियम बनाए, नए कानून बनाए। 1870 से लेकर 1880 के बीच में जो कानून पारित किए गए थे, जो नए नए नियम बनाए गए थे, इन नियमों के आधार पर, इन कानूनों के आधार पर जो जनता थी, जनता के बीच में अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हो गया। ठीक है, इसके बाद में 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। अब ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आर्म्स एक्ट क्या है, आइए देखते हैं। जब ये आर्म्स एक्ट पारित किया गया तो इसके जरिए जो भारत के लोग थे, अर्थात भारतीयों द्वारा अपने पास में हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अर्थात कोई भी भारतीय अपने पास में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता, ना तो तलवार, ना धनुष, ना ही आप बंदूक, गोला बारूद कुछ रख सकते। ठीक है, और उसी के साथ साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। अब जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें प्रावधान दिया गया था कि अगर किसी भी अखबार में, कोई भी अखबार छपता है, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं द हिंदू आता है, दैनिक जागरण आता है, दैनिक भास्कर आता है, इंडियन एक्सप्रेस आते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा करिएगा, जो आपके ये न्यूज पेपर्स होते हैं इनसे आपको काफी मदद मिलती है, तो इनको पढ़ा करिएगा। ऐसे जो पहले अखबार आते थे उनका नाम अलग था और अलग टाइप के अखबार होते थे। ठीक है, मतलब अखबार का टाइप तो यही हुआ करता था, बट नाम अलग अलग होते। ठीक है, तो जो पहले अखबार आते थे उनमें एक प्रावधान कर दिया गया कि अगर किसी भी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती है, ठीक है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस से उससे छीन लेगी और प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी सारी की सारी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। ऐसा एक नियम बना दिया गया और इस नियम को नाम दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और इससे पहले जो नियम बनाया गया उसका नाम था आर्म्स एक्ट। ठीक है, और आर्म्स एक्ट के अनुसार क्या था कि कोई भी भारतीय अपने पास में कोई भी हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, अब इन दोनों जो तो कानूनों के चलते जो देश की जनता थी, इसको मतलब अंग्रेजों के प्रति बहुत ही अधिक जो तो असंतोष बढ़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू कर दिया। अब यहाँ पर इलबर्ट का बिल लागू नहीं किया बल्कि लागू करने का प्रयास किया, और इस विधेयक में एक प्रावधान किया गया था कि जो भारत के न्यायाधीश हैं, जो यहाँ के मतलब न्यायाधीश होते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, जस्टिस होते हैं, वो भी अब यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जो यूरोप के यहाँ पर न्यायाधीश थे, वही सिर्फ यूरोप के जो यहाँ पर सिपाही हुआ करते थे या फिर अधिकारी हुआ करते थे, उनके मुकदमे सुनते थे। भारत का कोई भी न्यायाधीश यूरोप के व्यक्ति का मुकदमा भारत में नहीं सुनता था। ठीक है, अब यहां पर जब ये इलबर्ट बिल आया और यहां पर इस इलबर्ट बिल में एक प्रावधान किया गया था कि अब भारत का कोई भी न्यायाधीश अब इंग्लैंड के कोई भी मतलब यूरोप की किसी भी व्यापारी का या फिर अधिकारी का जो तो मुकदमा सुन सकता है। तब क्या हुआ कि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज थे और जो भारतीय न्यायाधीश थे, इनके बीच में समानता स्थापित करने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया, और जब अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया तो विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया, और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल गया। ये पता चल गया कि अंग्रेज यहां पर क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर इस बिल को लागू कर दिया जाता तो शायद एक बार ऐसा होता कि भारतीय जनता को ये थोड़ा सा मतलब ऐसा मालूम होता कि हाँ, अंग्रेज हमारे लिए भी कुछ चाहते हैं और हमारे प्रति अंग्रेज थोड़ा सा दयावान है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब ऐसा हुआ तो भारतीय जनता को साफ तौर पर पता चल गया कि अंग्रेज बिल्कुल यहां पर लूटने के लिए आए और हमारे प्रति उनका रवैया कैसा है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है 1885 का। 1885 के में क्या हुआ, देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के, 72 लोगों ने मिलकर के क्या हुआ, एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप उत्तर देंगे 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर के बंबई में सभा करके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, और सवाल बहुत ही मतलब बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में दिया है कि संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे उनमें दादा भाई नौरोजी थे, इसके बाद में फिरोज शाह मेहता थे, इसके बाद में बदरुद्दीन तैयब जी थे, इसके बाद में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इसके बाद में अन्य मतलब कई सारे प्राय जो बंबई और कलकत्ता के लोग थे, वे सभी इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने मिलकर के इसकी जो तो स्थापना की थी, इसका निर्माण किया था एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एक पार्टी का। ठीक है, इसमें ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे प्रमुख नेता थे जिन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे के सारे प्रमुख प्रतिनिधि थे इसके। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी में दिया रहा है कि
जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, ये व्यवसायी और प्रचारक थे। कैसे थे? एक व्यवसायी और प्रचारक थे और वे लंदन में रहते थे। इससे पहले लंदन में रहते थे। वहां से आने के बाद में यहाँ पर इसकी जब स्थापना की गई तो इसमें अपना एक प्रतिनिधि दिया और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के एक सदस्य भी रहे थे लंदन में, ठीक है। और उन्होंने युवा राष्ट्रवाद का मार्गदर्शन किया। इसके बाद में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। क्या नाम था? ए ओ ह्यूम। इसने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने के लिए अहम भूमिका अदा की। देखिए यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि अंग्रेज जो थे सारे के सारे अंग्रेज बुरे थे और यहां पर आकर सिर लूटना चाहते थे। कई सारे अंग्रेज ऐसे भी थे जो कि अच्छे भी थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय एक अंग्रेज ऐसा था जिसने भारत की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, इस क्रांति में भाग लिया था और लास्ट में वो शायद मारा गया या नहीं मारा गया मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसके उससे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने भारत की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और उस क्रांति में भाग लिया था। जी हाँ, एक अंग्रेज अफसर का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसी में दिया जा रहा है कि अपनी पहले 20 साल में, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी ये अपनी पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तौर तरीकों से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मतलब मध्यम मार्ग तरह से चलती थी, बहुत ही कम जो तो आवाज उठाने वाली मध्यम मार्गी पार्टी थी। और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिलाने के लिए आवाज उठाई। अर्थात जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसमें जितने भी पद होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उनमें भारत के लोगों को भी वहां पर स्थान दिया जाए, वहां पर भारत के लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए आवाज उठाई थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। जो विधानसभा परिषद है यहाँ पर भारतीय लोग बैठाए जाएं और परिषदों का ज्यादा अधिकार दिया जाए। जो परिषद है उनको ज्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां पर उनका गठन किया जाए। कई सारे ऐसे प्रांत थे जहां पर पहले परिषदें नहीं थी तो इनसे ये भी आवाज उठाई कि परिषदों का गठन भी किया जाए। और सरकार ने भारतीयों को भी ऊंचे पद पर दिए जाने के लिए मांग की, ठीक है। और उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके एग्जाम पहले सिर्फ और सिर्फ लंदन में ही होता था अर्थात यूरोप में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी आवाज उठाई थी, इसके लिए पहल की थी कि इस एग्जाम को भारत में भी कराया जाए जिससे कि भारत के लोग भी इसमें अपना एग्जाम दे सकें, सभी लोग दे सकें, जो चाहे वो दे सकें। और इसके यहाँ पर आवाज उठाई थी किसने? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अंग्रेज आमतौर पर यह मानते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे हुए पद नहीं दिए जा सकते। अब इसका कारण यह था कि अंग्रेज जो अफसर थे वो अपने भारी भरकम वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। देखिए जो बड़े बड़े पद होते हैं जैसे कि आप देखोगे जो जिले का डीएम होता है उसके पास में सैलरी भी काफी होती है और इसके बाद में उसके पास में पावर भी काफी होती है, इनकम का स्रोत भी काफी ज्यादा होता। तो ऐसे जो बड़े बड़े पद होते थे इन पर जो अंग्रेज लोग होते थे, अंग्रेज अफसर होते थे, वो अपने अंग्रेज ही लगते थे वहां पर, ठीक है। भारतीयों को वहां पर बैठाने के ज्यादा मतलब नहीं सोचते थे, भारतीयों को जिम्मेदारी वो नहीं सोचते थे, देने के बारे में नहीं सोचते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अफसर ही बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम वेतन मिलता था और भारी भरकम वेतन ये ब्रिटेन भेज दिया करते थे और इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ का धन यहीं पर रह जाएगा। भारत के लोगों ने भी इसकी उम्मीद थी कि अगर भारतीयकरण होता है तो इससे यहां का धन और संपत्ति कुछ हद तक भारत में ही रुकने लगेगी। और भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, इन दोनों के विषय में आपको जानकारी होगी, नहीं है तो जब मैं पॉलिटी को लेकर के आऊंगा तो इनको अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। भी वैसे अभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं अगर क्लास 8th में तो दोनों में होने के बाद आपको इन दोनों के विषय में जानकारियां होंगी कि न्यायपालिका किसे कहते हैं और कार्यपालिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और भारत की ये मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों को अलग अलग किया जाए, इन दोनों को एक में ना रख करके इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब यहां पर जिसकी मांग की गई थी इसके बाद में आर्म्स एक्ट निरस्त करने के लिए भी एक मांग की गई, अर्थात जो भारतीयों से अधिकार छीन लिया गया था कि कोई भी भारतीय अपने पास में हथियार नहीं रख सकता है, इसको भी निरस्त करने के लिए मांग की गई। और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता भी दी जाए, मतलब हर प्रकार स्वतंत्रता दी जाए, भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र हो, हर काम कर लिए। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर आवाज उठाई और सभी भारतीयों ने आवाज उठाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, मतलब जो किसानों के ऊपर कर्ज मतलब लगान लगाया जाता है उसको कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। पहले जो यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए थे उन लोगों ने फौजी खर्चे बहुत किए थे और अपनी शान शौकत से जीते थे और व्यापार में मतलब वो लोग बिल्कुल भी धोखा नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए उन
उन्होंने क्या था फौज में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया था, ठीक है। और इनके जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका मानना था कि फौज में खर्चा कम किया जाए और लगान पर मतलब लगान कम किया जाए, इसका ये मतलब मांग थी, ठीक है। और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाए जिससे कि फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो देश का किसान आगे बढ़ेगा। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाली बर्बरता तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, ठीक है। मतलब कांग्रेस ने स्टार्टिंग में काफी सारा काम किया, और अगर आज देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है। मतलब कहा जाता है ना कि एक पार्टी और उसके विपक्ष में कोई जिंदा बैठा कि हाँ हम आपके विपक्ष में बैठे, तो इसी प्रकार से अपनी एक आन बचाने के लिए कांग्रेस आज जिंदा, लेकिन पहले कांग्रेस ने बहुत काम किए थे, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ कांग्रेस नाम पर ही उसको नहीं जिता सकते, कांग्रेस में कोई अच्छा नेता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी में कोई लोग होने चाहिए। आज तो भाई वही राहुल गांधी जी हैं जिनको लोग पप्पू कह के बुलाते हैं। चलिए मैं वहां पर नहीं बढ़ूंगा, आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको इतना बताया कि जो कांग्रेस ने क्या क्या काम किए थे, जो विदेश में भारत के मजदूर लोग जाते थे काम करने के लिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने कदम उठाए, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले क्या हुआ था, जो वनवासी लोग थे उनके उनसे मतलब पैसे मांगे जाते थे कि अगर आप वन में आएंगे और अपने तो जानवरों को चराएंगे तो उसके लिए आपको फीस देनी होगी। और ये लोग क्या करते थे कि फीस नहीं देते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, और इसके लिए भी कांग्रेस ने मांग की कि वहां पर फीस ना मांगी जाए, ये हमारे भारत देश का अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर हमको मतलब वनवासियों की बढ़ती जो मुसीबतें हैं उसके बारे में प्रस्ताव पारित किए जाए, और इसके प्रति उन्होंने काम भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है मध्य मार्गियों को लगता था, मतलब जो धीमे धीमे चलते थे, उनको जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, ठीक है। और इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे, अगर भारत के लोग न्याय संगत मांग करेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना यह भी था कि भारत की सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि हम इतने मुसीबत में हैं। भाई मुझे इस बात पर मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब भाई जो व्यक्ति हमारे ऊपर कहर ढाता चला जा रहा है उसको क्या पता नहीं हो कि अगर उसके ऊपर इतना कहर ढाया जाए तो उसके प्रति क्या होगा, ठीक है। और यहां पर कांग्रेस ही करे कि वो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये एक नारा था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा किसने दिया। मैंने यहां पर आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी कभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है इसमें कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। यहां पर सबसे बड़ा मतलब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए। तो इसका उत्तर साफ है, समाज में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग नहीं होते कि मध्यम मार्गी लोग हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं हमेशा, एक वो जो हमेशा लड़ झगड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो मध्यम मार्ग अपना करके साधारण तरीके से झुक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो ऐसे लोग थे जो हमेशा गर्म दल वाले लोग थे, ठीक है, और एक थे नरम दल वाले लोग। जो नरम दल वाले लोग थे वो थे, हम मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो कि मध्य मार्गी थे, हम इनको मानते हैं कि वो नरम दल वाले थे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि लड़ झगड़ के की हिंसा करके आगे बढ़ने वाले थे, उनको कहते गरम दल वाले, ठीक है। तो जो गरम दल वाले लोग थे उनको इनकी नीतियों पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि कांग्रेस ने इतने दिनों से काम कर रही है, 15 साल हो गए और अभी तक हमको आजाद नहीं करा पाई, ये वो। इसके बाद में क्या हुआ, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे, ठीक है। मतलब आमूल परिवर्तनवादी, समझिएगा यहां पर आमूल परिवर्तनवादी का अर्थ है कि मतलब तेज तर्राक गति से आगे बढ़ना है हमको, और मतलब हिंसक ढंग से आगे बढ़ना है, और मतलब ब्रिटिश सरकार को यहां से उखाड़कर फेंक देना, ठीक है। इस उद्देश्य से आगे बढ़े और मतलब परिवर्तन के दृष्टि से आगे बढ़े और अपनी ऐसी पद्धतियां अपनाई जिससे कि वो यहां से निवेदन की परिणीति को मतलब निवेदन की जो रणनीति है उसको हटा दे, और मतलब अपनी एक मतलब आत्मनिर्भरता वाली जो तो कामों को आगे ला करके और आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जो ये लोग थे, कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या किया
किया कि निवेदन की रणनीति के लिए नरम पंक्तियों की आलोचना की। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग ऐसे थे जो कि निवेदन करके आगे बढ़ते थे, निवेदन करके हर काम कराते थे, हाथ पैर जोड़ करके, उनकी काफी आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। मतलब हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हम आगे बढ़ करके चलेंगे और हर क्षेत्र में लड़ करके जीत करके आगे बढ़ेंगे। मतलब हिंसक ढंग से अंग्रेजों को मार कूट कर यहाँ से निकलेंगे। और ऐसा एक बार हो चुका था अर्थात 1857 में लड़ाई झगड़ करके हम जीत नहीं पाए थे। इसीलिए जो कांग्रेस है ये शांति ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। लेकिन शांति ढंग से जब आगे बढ़ोगे आप तो इसमें वक्त ज्यादा लगेगा। जी हाँ, ऐसा यहाँ पर हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है। इनमें से जो तिलक है, तिलक ने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। मैंने भी आपसे प्रश्न पूछा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने नारा दिया था? तो इसका आंसर होगा तिलक ने। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद कर लीजिएगा, कई बार छोटे छोटे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछ जाता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सवाल किसने, मतलब ये नारा किसने दिया था, ठीक है। और कई बार पूछ जाता है तो तिलक ने नारा दिया था। और तिलक के संपादन में एक अखबार भी निकलता था, एक मराठा अखबार निकलता था जिसका नाम था केसरी, ठीक है। तो केसरी अखबार जो था ये भी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। जी हाँ, ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था पहले ये अखबार भी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित कर दिया था जिसके अनुसार कोई भी अखबार अगर गलत बात निकालता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल जो था उस समय, बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा प्रांत था। और बिहार और उड़ीसा, जो बिहार और उड़ीसा आजकल हम लोग देते हैं, इसके कुछ कुछ भाग उसमें बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने क्या किया है, विभाजन के लिए जो प्रशासनिक सुविधा है उसका तर्क दिया कि हम प्रशासन सुविधा अच्छे ढंग से चलाएंगे और अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही प्रशासन सुविधा, इसका तर्क दिया कि छोटा क्षेत्र होगा तो हम अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रशासन चला पाएंगे। इसका तर्क देते हुए गैर बंगाली इलाका जो था उसको अलग करने की बजाय उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी भाग था बंगाल का, जो कि बंगाली भाग था, उसको अलग करके असम में मिला दिया। जब इन्होंने ऐसा किया कि बंगाल का एक छोटा सा भाग अलग करके और असम में मिला दिया, जबकि गैर बंगाली इलाका जो था उसको वहां से नहीं हटाया गया, तो बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य सामने आ गया। और जो उद्देश्य था वो ये था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, जिससे कि बंगाल की जो जनता है उसको बांट दिया जाए। अब जब ऐसा हुआ तो वहां पर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया, ठीक है। आइए इसके विषय में बताता हूं। इस विभाजन के विरोध में क्या हुआ, जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये आंदोलन बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य क्षेत्रों में ये जो आंदोलन था खड़ा ही नहीं हुआ, सबसे ज्यादा ताकतवर था ये बंगाल में, लेकिन अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसे। जी हाँ, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंदोलन खड़ा हुआ, जो कि बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के ही मतलब साथ में खड़ा हुआ था कि हाँ हम आपके साथ में, आप आगे बढ़ेगा। इसी का नाम यहाँ पर रखा गया था वंदे मातरम आंदोलन। जी हाँ, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेश उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ इसमें क्या किया गया कि भारत की जो भाषा है उसका यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, अंग्रेजों को भगाया जाए, जो राष्ट्र हमारे भारत के जो उद्यम है, मतलब जो यहाँ का उद्योग है उसको आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को यहीं की आगे बढ़ाया जाए, जो विदेशी उसको सब कुछ भगाया जाए, मतलब जो भारत की संस्कृति इसको आगे बढ़ाया जाए, जो यूरोप की संस्कृति उसको यहाँ से निकालकर भगाया जाए। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो उनका ये कहना था कि हम आपको अपने जैसा बनाकर रहेंगे, ठीक है। लेकिन तब अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या हो रहा ना कि धीरे धीरे उनकी इच्छा को हम स्वयं पूरा कर रहे हैं। अभी आप लोग अगर बॉलीवुड में जाएंगे और देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि बॉलीवुड का एक एक अभिनेता उनके रंग में रंग चुका है। कंगना को छोड़कर कुछ ऐसे पुराने अभिनेता हैं जिनको छोड़कर जो अभी मूवी नहीं बना रहे हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी सही हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो कि यूरोप से भी आगे निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, यूरोप तो पीछे छूट गया है उनके आगे, वो और आगे निकल चुके हैं। आप लोग जाइएगा और देखिएगा, ड्रगी बन चुके हैं, क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो क्या हुआ कि जो ये स्वदेशी आंदोलन आया, स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दे दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जो परिवर्तनवादी थे, उन्होंने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संसाधन के व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। मतलब उनका कहना ही था कि जो भारतीय वस्तु हैं इनका उपयोग कीजिएगा, भारत में उद्योग बढ़ाएगा, भारत की जनता आगे बढ़े, ब्रिटिश संसाधन जो है उनको भगाएगा यहाँ से, यहाँ की ब्रिटिश की वस्तुओं को भगाएगा, ब्रिटिश लोगों को भगाएगा, जो हमारी भारत की जनता है इनको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ठीक है, अब कुछ लोग जो थे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसक के समर्थक थे, कुछ ऐसे भी लोग थे। इसके बाद में 1906 में क्या हुआ, मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। किसने? मुस्लिम जमींदारों ने और कुछ नवाब थे जिन्होंने मिलकर के ढाका में सन 1906 में, कब? सन 1906 में क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। प्रश्न उठता यहीं पर, प्रश्न पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किसने किया और कब किया गया? तो आप यहां पर आंसर देंगे सन 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में, कहां पर? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, अब लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग यह थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, मतलब एक अलग मतलब निर्वाचिका व्यवस्था की जाए, अर्थात उनके लिए आरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। ठीक है, और इस मांग को 1909 में, कब? 1909 में, अर्थात 3 साल बाद सरकार ने मांग लिया। ठीक है, मान लिया। और इसके बाद में क्या हुआ, अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर देंगे कि हाँ अब आप यहां मतलब वहां से चुनकर के आएंगे और इतनी सीटों पर आप ही बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट है कि 1907 में कांग्रेस जो थी 2 खेमों में विभाजित हो गई। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो थी वो आखिरकार 2 खेमों में विभाजित क्यों हुई? इसका आंसर ये होगा कि जो समाज, मैंने आपको पहले बता दिया कि समाज में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक नरम और एक गरम। ठीक है, जो गरम लोग थे वो अलग हो गए और जो नरम लोग थे वो कांग्रेस से अलग हो गए, मतलब 2 तरीके के लोग थे, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हो गई। 1907 में 2 खेमों में कांग्रेस विभाजित हुई, 1915 में क्या हुआ, दोनों मिलकर के एक हो गए। इसके बाद में अगले साल अर्थात 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि जो कांग्रेस पहले 2 खेमों में विभाजित हो गई थी वो एक हुई और इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसको भी अपने उसमें शामिल कर लिया गया, अर्थात एक मुट्ठी बन गए जो कि अभी तक 5 उंगलियों की तरह खुली हुई संगठन थे ये। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि दोनों संगठनों ने दिल्ली में प्रतिनिधि सरकार का गठन के लिए मिलकर के काम करने का फैसला लिया कि अब हम दिल्ली में अपनी एक सरकार का गठन करेंगे जो कि मिलकर के करेंगे और हमारी प्रतिनिधि सरकार होगी। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है जन राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है जनता के बीच में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, समझिएगा, और यहीं से शुरू होता है महात्मा गांधी का आगमन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे ये 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रश्न यहीं पर उठता है कि महात्मा गांधी जी कितने वर्ष की उम्र में कब अमेरिका से, मतलब अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो यहां पर उसका उत्तर होगा कि 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे। ठीक है, और वहां पर वे नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला चुके थे और इसमें सफलता भी प्राप्त की थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने पहले साल में पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी जरूरतों को और हालात को समझने में लगे रहे। मतलब कहा जाता ना कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने में आए तो सबसे पहले उसको समझिएगा। अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी को समझिएगा कि यूपीएससी क्या चाहती है, बैक ईयर्स के क्वेश्चंस को समझिएगा, उनको देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो प्रीलिम्स के बैक ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको लाएं जो कि पिछले साल में पूछे गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अवश्य उनको लेकर के आऊंगा। दरअसल मैं इस पर एक मतलब एक पोस्ट भी डालने वाला हूं, कम्युनिटी टैब में पोल रख रहा हूं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक पूछा चुके हैं यूपीएससी में, इतिहास, जो भूगोल है, पॉलिटी है, इन सभी सब्जेक्टों में क्या उनको लाया जाए। अगर आप लोग अच्छे हमको मतलब रिस्पॉन्स देते हैं तो हम लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने क्या किया, सबसे पहले पूरे भारत का निरीक्षण किया, जाकर के देखा जगह जगह पर कि कहां कहां कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या चाहते हैं, कैसी कैसी जरूरतें हैं, क्या क्या हालात
चलाते। इसके बाद में क्या हुआ कि भारत में उनके शुरुआती प्रचार जो हुआ वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आया। चंपारण का आंदोलन जो था इसके विषय में मैंने आपको पहले बताया कि महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था और इसके विषय में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में खेड़ा है, अहमदाबाद है, यहाँ के स्थानीय आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया और इसके अनुसार सामने अब इस आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल इन दोनों लोगों से परिचय हुआ और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ठीक है। क्या हुआ, जो मिल मजदूर थे, ठीक है, मिल मजदूर, मिल का देखिए, मिल यहाँ पर मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं जिसको आजकल लोग फैक्ट्री कहते हैं, जो मिल कहा जाता है, मिल वास्तव में मिल इसको कहा जाता है, शुद्ध शब्द है मिल, आप लोग उसको मिल कहते हैं, ठीक है, मिल नहीं होता, मिल कहा जाता है, ठीक है। तो जो मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया इसके विषय में, उसमें इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने इसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। ये हड़ताल जो हुई थी अहमदाबाद में हुई थी 1918 में, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है रॉलेट सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। 1919 में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए एक रॉलेट कानून का के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रॉलेट कानून क्या था। तो यह अधिनियम रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल व्यक्ति अधिकारों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस को और अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। अर्थात जो यहाँ के लोग थे उनकी स्वतंत्रता को और कम करने के लिए और यहाँ की जो पुलिस थी उसको और अधिक अधिकार देने के लिए इस कानून को पारित किया गया था, ठीक है। अब जब इस कानून को पारित कर दिया गया तो महात्मा गांधी ने 1919 में, कब, 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए इस कानून का खिलाफ किया और सत्याग्रह का आह्वान किया, मतलब हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया और लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें और 6 अप्रैल 1919 को, कब, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। कब, 6 अप्रैल 1919 को, जी हां। इसके बाद में इसे मनाया गया और हड़ताल लगाई जाए। तो आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह अब सभाओं का गठन किया गया। जब भैया इन सभाओं का गठन किया गया तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये पहला संघर्ष था जो तो बिल्कुल भी अखिल भारतीय संघर्ष था। अब इस संघर्ष में क्या हुआ, ये मोटे तौर पर शहरों में मतलब समिति थी, ये जो मोटे तौर पर थी शहरों में इसका मतलब आंदोलन हुआ था और अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए थे, जी हाँ। और मोटे तौर पर ये शहरों में ही रहा था, ठीक है, गांव में कम हुआ था, लेकिन पूरे देश में जुलूस निकाले गए थे और हड़तालों का आयोजन किया गया था। अब इसको दबाने के लिए क्या हुआ, बैसाखी के मतलब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने, किसने, जनरल डायर ने, बहुत ही डायन था ये, सॉरी मतलब डायन कह गया, जनरल डायर ने क्या किया कि जलियांवाला बाग में इस कानून के विरुद्ध में एकत्र हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी और जनसंहार कर दिया, मतलब काफी सारे लोग उसमें मारे गए, गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग का जो कांड है इसको आप सभी लोग जानते हैं और इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा किस पर क्या हुआ। वैसे मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी बता दी है कि जलियांवाला बाग में जो हुआ था यहाँ पर कौन कौन लोग एकत्रित हुए थे। भारत का पहला जो अखिल भारतीय संघर्ष हुआ था इसमें सभी लोग बैठे हुए थे, इसमें और अपने हड़ताल मतलब जुलूस निकाला गया था, इसके में हड़ताल हुआ था और यहाँ पर बैठक चल रही थी बैसाखी के दिन, जी बैसाखी का दिन था, उसमें यहाँ पर बैठक चल रही थी और इस कानून के विरोध में लोग बैठे हुए थे और इस पर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग के कांड में जनरल डायर ने इन सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी और जनसंहार कर दिया। इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्सा जताते हुए, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले की उपाधि दी गई थी जिसको कि नाइट हुड की उपाधि थी, इसको वापस लौटा दिया अंग्रेजों को कि हमको आपकी उपाधि नहीं चाहिए है, आप हमारे भाइयों बहनों को मार रहे हैं, हम पर गोलियां चलवा रहे हैं, इतना अधिक मतलब आप नरसंहार कर रहे हैं तो हमको उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर यहां से शुरू होता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसको भी समझिएगा। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, कहां के, तुर्की के सुल्तान जिनको खलीफा कहा जाता, खलीफा पर बहुत मतलब सख्त संधि थोप दी गई थी, ठीक है। और जो संधि थी इसमें भारतीय मुसलमानों के चाहते हुए, जो भारत के मुसलमान थे चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य, मतलब पुराना जो ऑटोमन साम्राज्य था इसके विषय में आपको प्राचीन भारत के इतिहास में जानकारी मिलेगी, अगर आप चाहते हैं तो उसको समझिएगा। तो क्या हुआ, जब इनके ऊपर एक बहुत ही संधि थोप दी गई थी, जो भारत के मुसलमान थे
ये बहुत ही नाराज हुए, क्योंकि जो ये भारत के मुसलमान थे ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति जो है ये पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, मतलब जो पुराना पवित्र स्थान है जो कि पुराना ऑटोमन साम्राज्य में स्थित है, यहां पर पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, और वह खलीफा आंदोलन के रूप में मुख्य कारण बन गया। मतलब जो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इन्होंने जो तुर्की के सुल्तान के प्रति ये सख्त संधि एक जो थोपी थी, ये कारण बना था जो कि मुसलमान भारत के थे सारे के सारे अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे इस खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, अर्थात भारत में एकता कायम होने लगी थी धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 1921 से लेकर के 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थी जो थे वो अपने सरकारी स्कूल कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया और इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, इसके अंदर सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया। जितने लोगों को उपाधियां दी गई तो उनमें कुछ लोगों ने उपाधियों को वापस लौटा दिया, और विधानमंडल का बहिष्कार कर दिया गया, और जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। मतलब विदेश से जो सामान आता था उसकी होली जला दी। ऐसा ही कुछ समय बाद भारत में फिर से होने वाला है चाइना के विरुद्ध। देख लेना भाइयों लोगों, जो भारत में चाइना का माल पड़ा हुआ है इसकी आग लगाई जाएगी अगर भारत चाइना का युद्ध होता है तो, मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, ऐसा एक बार पहले हो चुका है जब अंग्रेजों के विरुद्ध ये असहयोग आंदोलन चला था, तो अंग्रेजों द्वारा लाए गए यहाँ पर जो कपड़े थे, जो सामान थे, उनको एक जगह एकत्र करके जलाया गया, उनसे होली मनाई गई थी। इसके बाद में तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों में घेरेबंदी कर दी गई। घेरेबंदी का तो आप लोग जानते हैं, मतलब घेरा लगा दिया, उस पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। घेराबंदी कर दी गई, मतलब साफ है कि शटडाउन कर दिया गया वहां पर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने, बहुत सारे लोगों ने वन सत्याग्रह किया। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, जो असम में गांधी जी थे, मतलब गांधी जी थे असम में, गांधी जी को गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी, और उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों में नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। और उस दौर में क्या हुआ, बहुत सारे असमिया वैष्णव गीत, जो असमिया वैष्णव गीत थे, ये खास तौर से कृष्ण के ऊपर गीत बनाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान करना शुरू कर दिया। दरअसल अगर आप एक शब्द में समझोगे तो ये हुआ कि गांधी जी को अपना मतलब सब कुछ मान के सभी लोग जमीन पर कूद पड़े कि अब हमको करो या मरो, और मतलब करना ही या मरना है, और आजादी पानी कुछ भी हो जाए। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए सभी लोगों ने आंदोलन किया। किसी ने अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, किसी ने आजादी को पाने के लिए, किसी ने किसी काम के लिए, किसी ने किसी काम के लिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही दो उदाहरण रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी आंदोलन के बीच में क्या हुआ, 1922 से 1929 के बीच में एक घटना सामने आई, और वो घटना ये थी कि महात्मा गांधी ने हिंसक आंदोलन का विरोध किया था कि किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है हमको, अहिंसा के साथ, मतलब अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमको दूसरा गाल आगे करना है कि लो भाई थप्पड़ खींच के मार दो हमारे। ठीक है, इस प्रकार का गांधी जी ने आग्रह किया था। और यहां पर क्या हुआ कि इसी कारण से फरवरी 1922 में जब किसानों ने एक भीड़ में चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, कहा जाता है चौरी चौरा कांड की वजह से जो ये गांधी जी थे इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, तो वो यही कारण था। क्या था, 1922 से 1929 के बीच में, 1922 में जब किसानों ने एक किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला बोल दिया, और वहां पर जो पुलिस वाले थे उनकी हत्या कर दी, पुलिस थाने को जला दिया। तो क्या वो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, और किसान इसीलिए मतलब बेकाबू हो गए थे क्योंकि किसान मतलब शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, और पुलिस वालों ने वहां पर गोलियां चला दी, उनको मतलब नुकसान पहुंचाया था। कुछ किसान मारे गए थे, कुछ किसान घायल हुए थे। अब भाई अगर किसी का भाई मारा जाएगा, किसी का पिता मारा जाएगा, तो वो क्रोध में तो आएगा ही आएगा। अब अगर आप किसी के भाई को मार दो, आजकल टिकटॉक पर आप वीडियो देखते थे कि अगर किसी के मतलब भाई को एक तमाचा तक मार दो ना, तो वो पूरी जान लेने के लिए दौड़ पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही पिछले पहले हुआ था। क्या हुआ, मतलब कुछ लोग मारे गए थे, इसके बाद क्या हुआ, जो किसान लोग थे वो यहाँ पर क्रोधित हो गए, और किसान मतलब पूरी पुलिस चौकी को उन्होंने जला दिया और 22 पुलिस वालों को मार दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जो गांधी जी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और यहीं से जुलूस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। फिर क्या हुआ, 1927 में, कब, 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा, और जो आयोग था, इस आयोग को भारत की राजनीति भविष्य का फैसला करना था कि भारत में आगे किस प्रकार से राजनीति भविष्य होगा, कौन कौन से मतलब काम किए जाएंगे, क्या क्या हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, अर्थात इसमें कोई भी भारत का व्यक्ति शामिल नहीं था। इसीलिए
इसीलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया, भारत के लोगों ने इसको नहीं स्वीकार किया और फिर इसे बाहर मतलब दोबारा उल्टे पांव लौटकर जाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? प्रश्न यहां पर ये उठता है कि भारत ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो आंसर आता है 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। किसके मतलब किसकी अध्यक्षता में? मतलब 1929 को जब कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष चुन लिया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को ये मतलब पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मतलब यहाँ पर यह तय हो चुका था कि अब हमको स्वतंत्रता मिलनी है और इसके 17 साल बाद हमको स्वतंत्रता मिली। जी हाँ, अगला पॉइंट मिलता है आजाद हिंद फौज के गठन में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने योगदान दिया। यहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था इसी समय के दौरान और यहां पर क्या हुआ था, जो रास बिहारी बोस थे और कैप्टन मोहन सिंह थे, इन लोगों ने मिलकर के इसमें मतलब काफी योगदान दिया इसके गठन में। और बाद में जो ये आजाद हिंद फौज थी, इसका जो मतलब सुभाष चंद्र बोस थे, इनको इस आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त कर दिया गया और उनके हाथ में पूरी आजाद हिंद फौज की मतलब कमान सौंप दी गई कि आज के बाद आपको इसे पूरा संभालना और इसका पूरा मतलब कार्यभार देखना है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, अगला पॉइंट मिलता है बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। मतलब यहां पर बम फोड़े गए, कैसे समझिएगा, हिंसा फिर से हुई। क्या हुआ, भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर के 1928 को, कब 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटा में, कहां पर, दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटा में हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HSRA की स्थापना की और इसके बाद में इस संगठन के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कराने वाले जो सांडर्स पुलिस था, सांडर्स पुलिस नामक एक पुलिस की मतलब हत्या कर दी, उसको मतलब पकड़ करके मार दिया, अब उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी। उसके बाद में भगत सिंह ने अपने साथी बीके दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में एक बम फेंक दिया। जी हाँ, और बम फेंकने के बाद में वहां पर बम फेंकने के साथ साथ एक पर्चा भी फेंका, एक नहीं मतलब कई सारे पर्चे फेंके और उन पर लिख दिया था कि उनका मकसद जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। इस घटना के बाद में क्या हुआ कि उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद में 23 वर्ष की उम्र में उनको फांसी पर लटका दिया गया। जो भगत सिंह थे, ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति थे और भगत सिंह मतलब एक समझ सकते क्रांतिकारी थे और उन्होंने मतलब क्रांतिकारी रुख ही अपनाया था। फांसी पर लटक गए लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी झुकना स्वीकार नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी चाहते तो इनको बचा सकते लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न ये बड़ा खड़ा होता है कि महात्मा गांधी इनको बचा सकते लेकिन महात्मा गांधी इनको बचाया क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये आता है कि महात्मा गांधी ने इनको इसलिए नहीं बचाया था क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसक थे और ये हिंसक थे। ठीक है, इन्होंने हिंसा की थी और अहिंसा का साथ नहीं दिया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको नहीं बचाया था। और इनको जो इनका ये उद्देश्य था, इन्होंने यहाँ पर जो ये लिखा था कि इनका मकसद है जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। इसके बाद में इन्होंने आखिरकार मतलब खुद को पकड़वाया क्यों? लोग तो जान नहीं पाए थे कि इन्होंने फोड़ा, इन्होंने पर्चे क्यों फेंके, खुद को पकड़वाया क्यों? तो इसका आंसर ये था, मिलता है कि ये चाहते थे कि जो इन्होंने बम बनाने की तकनीक खोजी है इसको पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के जो एक एक बच्चा है वो उसके बीच में पहुंचे। और उसमें क्या था कि मीडिया के पास में इतना पावर नहीं, मतलब मीडिया को अधिकार था पहले कि अगर कोई भी जानकारी है तो उसको पूरे भारत में फैलाना। और इसके बाद में कोर्ट में लोग गए थे, कोर्ट में मतलब इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बम बनाया गया, ऐसे ऐसे फोड़ा गया और इस अगले दिन अखबार में सारी की सारी जानकारी छपी और उसके बाद पूरे देश में फैल गया और हर घर का बच्चा बम बनाना सीख गया था। ठीक है, जिससे कि शहर शहर में बम फोड़े जाए, इन्होंने इसलिए ऐसा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब चलिए इसके विषय में देखते हैं। 1930 में क्या हुआ, गांधी जी ने एक ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे और उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। जो अंग्रेज सरकार थी इसका एकाधिकार था, अर्थात अंग्रेज सरकार के अलावा और कोई भी ना तो नमक का मतलब उपयोग उत्पादन कर सकता है ना इसकी बिक्री कर सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने और अन्य राष्ट्रवादियों ने, उनका कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और ये हमारे यहाँ का हिस्सा है, इसलिए इस पर टैक्स नहीं वसूलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में महात्मा गांधी मतलब नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि नमक सत्याग्रह के माध्यम से मतलब सभी लोग एक साथ आ गए, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही साथ आ गए और इसमें अमीर गरीब के बीच में भेदभाव पैदा नहीं हुआ। मतलब इस सत्याग्रह के माध्यम से सभी लोग एक साथ आ गए
गए और गांधी जी ने उनके बुनियादी मतलब उनके अनुयायी जिनका नाम था गांधी जी और उनके अनुयायी मतलब अपने अनुयायियों के साथ में साबरमती से 240 किलोमीटर, आजकल जब ये लॉकडाउन लगा है ना तो 240 किलोमीटर जो गरीब लोग थे वो पैदल चल के गए थे। जी हाँ, और उस समय महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी जो लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर के साबरमती से चल करके 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चल करके वहां पर उन्होंने तट पर बिखरे हुए नमक को इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था और इसके बाद में यहाँ पर इस कानून को तोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान पारित किया गया और सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1937 के प्रांतीय विधान एक मिनट यहां पर जो उल्लंघन हुआ था इसके बाद में तो नमक का उपयोग सभी करने लगे थे। ये अगला पॉइंट शुरू होता है क्या है कि जनता की मांग थी कि सभी हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब ऊपर बैठे और हमारे की जनता को भी मतलब अधिकार मिले कि वो राज कर सके। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब जनता ने भारी संघर्ष किया, काफी सारे काम किए, इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक प्रांतीय स्वायत्तता और प्रावधान के प्रति मतलब एक प्रावधान किया कि सरकार ने एक ऐलान कर दिया था कि 1937 के प्रांतीय विधायकों के लिए मतलब 1937 में जो प्रांतीय विधायक हैं उनके लिए चुनाव कराए जाएंगे और इस आधार पर 1937 में चुनाव कराया गया और इसका परिणाम ये निकला था कि 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ठीक है, 11 में से 7 प्रांतों में जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी तो इन लोगों को वहां पर स्थान दिया गया था और प्रांतीय स्तर पर 2 साल तक कांग्रेस सरकार ने अपना मतलब शासन चलाया था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद सितंबर 1929 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था और उस समय हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के साथ में युद्ध करने के प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार हो गए थे कि हिटलर जो था पहले तानाशाह था और वो पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता था। मतलब तानाशाह था, जिस प्रकार से आज उत्तर कोरिया का तानाशाह है इसी प्रकार से हिटलर था और वो युद्ध कर रहा था। तो उसकी मतलब हराने के लिए कांग्रेस ने भी कह दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक शर्त रख दी थी कि इसके बदले में कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध के बाद में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि विरोध में इसका इस्तीफा दे दिया अपने पद से। मतलब कांग्रेस ने जो 11 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी वहां के 11 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया और अपना अलग फट गए। इसके बाद में भारत छोड़ो और उसके बाद में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू कर दिया और उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें और गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें और गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। जब गांधी जी ने करो या मरो का सिद्धांत ला दिया कि आप करो या मरो लेकिन हमें आजादी चाहिए। ठीक है, जब इस सिद्धांत को ला दिया गया और पूरी देश की जनता खड़ी हो गई तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी को जेल में डाल दिया गया। इसमें गांधी जी भी शामिल थे और अन्य बड़े बड़े नेता थे, इन सभी को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद क्या हुआ, आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा जो थे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हुआ। इसके बाद में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, प्रश्न उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। मतलब पूरे देश में अपने आप फैल गया था आंदोलन, इसे फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, अपने आप फैल गया था। और इससे सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन, सबसे पहले इसे बंद करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, अर्थात सभी को दबा करके मार कूट करके मार डाल करके इसको दबाने का प्रयास किया और 1943 में के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोगों को पुलिस ने गोली मार दी थी और बहुत सारे लोग मतलब हवाई जहाजों से बहुत सारे लोगों पर मतलब भीड़ में गोलियां बरसाने के आदेश भी दे दिए गए थे कि आप हवाई जहाज से जाइएगा और भीड़ में गोलियां बरसाइएगा, किसी प्रकार से इस विद्रोह को दबाएगा। लेकिन भारत की जनता रुकने वाली नहीं थी क्योंकि यहां पर अब आजादी का समय आ चुका था, करो या मरो। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज्य को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया। ठीक है, अब यहां से एक और नई हेडिंग शुरू होती है, स्वतंत्रता और विभाजन। अब जब ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेक दिए थे यहां पर, इसके बाद में मिलती है स्वतंत्रता। ठीक है, अब स्वतंत्रता और विभाजन की ओर जब देश बढ़ता है तो यहां पर क्या होता है,
1940 में मुस्लिम लीग ने देश भर में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के एक स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान को कोई भी मतलब जिक्र नहीं किया गया। क्या हुआ था जब यहां पर चुनाव हुआ था, कौन सा वाला, ये वाला, एक मिनट मैं आपको अभी बताता हूं। जब यहाँ पर चुनाव हुआ था ये वाला मतलब ये वाला, ठीक, जिसमें 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब ये चुनाव हुआ था सभी प्रांतों में, तभी का जो ये मुस्लिम लीग थी ये जान गई थी कि हमको भारत में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इसने क्या किया, एक अलग प्रांत की मांग की कि हमें एक अलग निर्वाचित क्षेत्र चाहिए जहां पर स्वतंत्र राज्य चाहिए, जहां पर अपना प्रस्ताव मतलब अपनी सरकार चला सके, हम वहां पर प्रतिनिधित्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे देश की हम चाहेंगे तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, इस बात की वादा करते हुए इन्होंने मतलब एक प्रस्ताव पारित किया था। और जब इन्होंने कहा था तो इसमें विभाजन या फिर पाकिस्तान का कोई भी जिक्र नहीं किया था, मतलब कोई बात नहीं की थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए है या फिर विभाजन चाहिए। इनका ये मानना था कि हमको एक अलग राज्य दीजिएगा जहां पर सिर्फ हमारा ही अधिकार हो, लेकिन हम भारत में ही जुड़े रहें। ठीक है, मतलब हमें भारत को बांटना नहीं, लेकिन भारत में कोई एक ऐसा राज्य चाहिए जहां पर हमारा अधिकार हो। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, इसको समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1930 के दशक के आखिरी सालों में मुस्लिम लीग और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। मतलब जो मुस्लिम लीग थी और जो हिंदू राष्ट्र, ये अपने आप को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे 1930 के दशक में, जब आंदोलन खड़े हुए थे चले सब इसके बीच में। और इसी विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच में तनाव भी बढ़ गया था। मतलब हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया था, काफी सारी अहिंसा हुई थी और धीरे धीरे बीच में मतलब फासला बढ़ता चला गया। इसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्ता व्यवस्था की मांग के पीछे 1937 में दूसरा कारण ये मिलता है कि 1937 के चुनाव भी बड़ा कारण रहे थे। इस चुनाव में लीग को इस बात का यकीन हो गया था कि यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब यहां पर उनको एक मतलब एक गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, वो कभी भी यहां पर राज नहीं कर पाए, उनको ऐसा लगा। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे तो अब्दुल कलाम मुसलमान ही थे, उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर रह करके काम किया। ठीक है, और काफी सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं जो कि आज भी सरकार में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। लीग को यह भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का मौका ही ना मिले। इसके बाद में क्या हुआ, 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, जिससे कांग्रेस और लीग के मध्य में फासला और बढ़ गया। अब यहाँ पर लीग को और लगा कि अब हमको मतलब यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा, ये कारण और बना। 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो खत्म होने के बाद में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बीच में बातचीत शुरू कर दी थी। मतलब यहाँ पर हम स्वतंत्रता दे रहे हैं और यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, मतलब बातचीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह वार्ता असफल रही थी क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, जो भारत के मुसलमान हैं सिर्फ उनका वोट उन्हीं को मिले और एकमात्र प्रतिनिधि वही बने। लेकिन कांग्रेस जो थी ये एकता चाहती थी, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो कि कांग्रेस के साथ थे और बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो कि मुस्लिम लीग के साथ में, जो मुस्लिम लीग के साथ में थे वो ऐसा चाहते थे कि मुस्लिम लीग को पूरे भारत के मुसलमानों का मतलब अधिकार मिले, कि मुसलमान सिर्फ उनके अंडर में काम करेंगे, उनके अंडर में रहेंगे। और काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो कि चाहते थे कि हम स्वतंत्र होकर रहें। ठीक है, इसी वजह से इससे मतलब जो वार्ता हुई थी स्वतंत्रता के लिए ये यहाँ पर असफल हो गई थी। इसके बाद में 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अध्ययन करने और स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत में भेजा। देखिए क्या हुआ, जब धीरे धीरे यहाँ पर ये अस्वीकार हो गया, इसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग बढ़ी कि हमको एक अलग पूरा देश ही चाहिए पाकिस्तान, भारत का विभाजन होना चाहिए। इसके बाद में क्या हुआ, 1940 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत में भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। क्या कैबिनेट मिशन कहा गया। और इस परिसंघ ने सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। मतलब आप यहीं पर रहो और आपको थोड़े से क्षेत्र में एक राज्य में मुसलमानों के लिए आपको ढील दी जाएगी और यहाँ पर आपको मतलब अविभाजित भारत, इसके लिए कुछ उन्होंने काम किया, लेकिन ये असफल हो गया।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। अतः अब देश का विभाजन आवश्यक था, मतलब आवश्यक होना था। और कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया कि अब हम सड़क पर आएंगे और जन आंदोलन करेंगे। इसके बाद में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है और इस दिवस मनाने का आह्वान किया गया। और इस दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। अब जब ये दंगे भड़के तो इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग हिंसा का शिकार हुए। अब जब हजारों लोग हिंसा का शिकार हुए तो क्या हुआ कि 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई। मतलब उत्तर भारत के कई सारे ऐसे लोग भाग थे जहां पर मुसलमानों ने हिंसा फैला दी और हिंदू भी कम नहीं थे, क्योंकि भाई जान सभी को प्यारी है और आजादी सभी को प्यारी है। अब यहां पर जब इतने दंगे भड़कने लगे तो कई लाख लोग मारे गए और असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा की अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा और करोड़ों लोगों को घर बार छोड़ करके भागना पड़ा और अपने मूल स्थान से बिछड़ करके ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन करके रह गए। मतलब आपको अगर आपसे आपका घर छीन जाए और आपको कहीं और भेज दिया जाए, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ इसी समय हुआ था। जी हाँ, और यहाँ पर क्या हुआ कि हजारों लोग घर से बेदखल कर दिए गए। जो पाकिस्तान जहां पर है वहां से जो मुसलमान हिंदू लोग आते थे वो यहाँ पर आकर के मुसलमानों को घर से निकाल कर भगाते थे, और जो यहाँ के मुसलमान है वहां से जाकर के वहां के हिंदू लोगों को वहां से निकाल कर भगाते थे। कई सारे हिंदुओं को मार दिया गया, कई सारे मुसलमानों को मार दिया गया, सिख, मतलब बहुत जनसंहार हुआ था इस समय। ठीक है, आप लोग मूवियों में तो देखते ही हैं, मूवी बनी है, आप लोगों ने देखी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ, विभाजन का नतीजा ये निकला कि बहुत सारे हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, पूरे भारत की शक्ल सूरत बदल गई। और मतलब आप देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान निकल गया उधर तरफ, और जब पाकिस्तान निकला तो भारत की पूरी शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए नक्शे पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब यहां से जन्म होता है पाकिस्तान का। इसके बाद में इस तरह से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ सामने आया। कहा जाता है ना कि आजादी कीमत मांगती है, आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहां पर ऐसा ही हुआ। काफी सारे लोग मारे गए, काफी सारे लोग मतलब अपाहिज हो गए, कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी विभाजन के लेकर के, और यहाँ पर इतनी हिंसा फैली कि काफी सारे लोग इसमें मतलब बिल्कुल बेदखल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख चीजें और दी गई थी जिन लोगों ने अपने भारत देश में आजादी के लिए काम किया था, उसमें काम किया था। इनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछ जाता है, चैप्टर के लास्ट में दिया भी गया था, इसलिए मैंने इनको भी रख लिया है। बस चैप्टर समाप्ति की ओर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग जानते हैं इनको। इन्होंने 1945 से लेकर के 1945 से लेकर के 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में अहम भूमिका अदा की थी। और पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। जो वल्लभ भाई पटेल जी थे ये गरीब परिवार के थे, और 1918 में स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है, 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पाटिल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जी हाँ, ये 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है चक्रवर्ती। एक मिनट, मैंने सभी की चित्र दिया, यही है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मैंने इनके नीचे नाम नहीं रखा है वरना आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद में ये आपको दिखाए जा रहे हैं जो ये व्यक्ति हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, वायोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे, जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैं सम्मान से इनका नाम लेना चाहता हूं, बल्कि क्या करूं, काफी थक गया हूं, वीडियो बनाते बनाते 1 घंटा हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो रहा है। आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों को समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। 1946 में बनी अंतिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, और उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। जी हाँ, इनको लोग राजा जी के नाम से जानते थे। आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा, यही है वो गांधी जी के साथ में बैठे वार्ता कर रहे हैं, यही है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है मौलाना आजाद का। जी, मौलाना आजाद का, यही है मौलाना आजाद जी। आप लोग देख सकते हैं ये बैठे मौलाना आजाद है, और इनके विषय में समझ लीजिएगा। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था, और उनके पिता बंगाली थे, माता अरब की मूल थी। ठीक है, अरब मूल की थी, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के 2 सिद्धांत का विरोध किया था, और जिन्ना 1920
तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे थे और लखनऊ समझौता कराने में इनकी अहम भूमिका रही थी, जो कि लखनऊ का एक अहम समझौता हुआ था। मतलब जो मुस्लिम लीग थी और जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके बीच में जो समझौता हुआ था लखनऊ वाला, ये मतलब इन्होंने करवाया था और इसमें इनकी बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई थी। परंतु 1934 के बाद में उन्होंने मुस्लिम लोगों को पुनः जीवित किया था और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे बड़े प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है मोहम्मद अली जिन्ना का। जी ये 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे थे और जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इसके बाद में 1934 के बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया था और अंत में भी पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ता बन गए थे। यही है मोहम्मद अली जिन्ना जी। जी हाँ, ये महात्मा गांधी के साथ में आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है खान अब्दुल गफ्फर। ठीक है, इनके विषय में भी समझिएगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे ये। जी हाँ, और इन्होंने बागदाद बादशाह खान के नाम से, इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फर को। यही खान अब्दुल गफ्फर जी, और इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। जी ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों को लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। मतलब जो ये खुदाई खिदमतगार संगठन था, ये उस प्रांत के, उनके प्रांत के पठानों का लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। और बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे, जबकि उन्होंने तो 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के साथियों की भर्त्सना की थी, मतलब आलोचना की थी कि आपने ऐसा कर क्यों दिया। यही वो व्यक्ति हैं जो कि भारत में एकता के समर्थक थे कि भारत एक होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। ठीक है, जो सरोजनी नायडू थी, जब दांडी यात्रा चली तो उस समय सरोजनी नायडू ने इसमें एक अहम भूमिका अदा की थी अपनी, और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। प्रश्न उठता है यहाँ पर कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। जी हाँ, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कर्नाटक की अंबाबाई। इन्होंने भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनका विवाह हुआ था 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वे विधवा हो गई थी और उन्होंने उड़ीपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी थी। मतलब उनको घेराबंदी करके खत्म कर दिया था और इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वो जेल से बाहर आती थी तो वे सभाएं करती थी, सभाओं के माध्यम से भाषण देती थी और बुनाई, कताई, सिखाई और भारत में प्रभात फेरी का आयोजन करती थी। ठीक है, मतलब हर प्रकार के काम करती थी। ठीक है, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। काफी थक चुका हूं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड तक वीडियो अवश्य देखा करें। अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दृढ़ संकल्प 2.0 को अभी कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिएगा। और इसके बाद में जैसे इसका लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 आएगा, इसके बाद में आप लोग क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री को। जी हाँ, और क्लास 9th और इसके बाद में क्लास 10th और 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री को नहीं लाएंगे, क्योंकि इसमें आपको विश्व का इतिहास मिलता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए विश्व का इतिहास से अधिक मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम नहीं लाएंगे। और अपने भारत का इतिहास पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग इतिहास ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए विश्व का इतिहास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो मतलब अगर आप आमतौर पर देखोगे तो विश्व इतिहास से प्रश्न बहुत ही मतलब कभी आ गया तो आ गया, पिछले साल तो आया नहीं था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।